All right, so welcome back to another video. Assalamu alaikum, everybody. I am Muhammad Abu Bakr, an A1 student, and in this video, we're going to solve the Cambridge O-Level Biology paper 2, variant 22 from the October-November 2022 series. जिसको नहीं पता, ये वीडियो पहली स्क्रिप्टेड वीडियो है। कहने का मकसद है कि ये वो वीडियो है जिसमें मैंने पहले से ही सारे आंसर्स लिख लिए हैं और इसके अंदर डायरेक्ट हम कंसेप्ट्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। हम उनके जवाब लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे क्या है कि आपको फ़ायदा होगा, मेरी वीडियो भी शॉर्ट होगी, कंसाइज होगी, एंड ऑब्वियसली दिस विल बेनिफिट अस बोथ। सो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, इफ़ यू हैवंट लाइक्ड एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ डू दैट एंड कॉमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। और शुरू करने से पहले एक शेर कहना जाएंगे कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। खैर, इकबाल का जिक्र क्या छेड़ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा है ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंसेस व्हिच हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। वो कहते हैं इंसान के जिस्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ अज़ा होते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस बताते हैं जिनके मुख्तलिफ अपने अपने काम होते हैं। Draw lines to link each organ with the substance it produces and to link each substance with a description of its function। अच्छा, उसने क्या किया है कि यहाँ पर हमें 3 ऑर्गन्स दिए हैं, 3 सब्सटेंसेस प्रोड्यूस दिए हैं और उनके सब्सटेंसेस के फंक्शंस भी उसने हमें यहाँ पर अटैच कर दिए हैं साथ। अब वो कहता है कि ऑर्गन्स का जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उसके साथ लिंक करिए और उसके बाद वो सब्सटेंस जो फंक्शन करते हैं उसके साथ लिंक करिए। एक उसने पहले ही कह दिया, एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास एड्रेनालिन बनाती है। अब पैंक्रियाज क्या बनाता है? पैंक्रियाज का एक फंक्शन ग्लूकागोन और ग्लाइकोजन की रिलीज के अलावा, उनको प्रोडक्शन के अलावा एक और उनका फंक्शन ये भी है कि वो हमारे पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, वो भी बनाते हैं और वो हमारे पास ड्यूडिनम में स्क्रीट करते हैं हमारे पास डाइजेशन के लिए। तो पैंक्रियाज जो है वो लाइपेज बनाता है और लाइपेज से आपने क्या याद रखना है? लिपिड। लाइपेज स्टैंड्स फॉर लिपिड। लिपिड से क्या मतलब है? फैट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास, एक इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन है और दूसरी केमिकल डाइजेशन ऑफ द फैट्स है। यहाँ पे सवाल आता है कि इन दोनों में से क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, बाइल जो है, बाइल का हमेशा काम क्या होता है कि उसने जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, लेट्स सपोज आपके पास 1 2 3 4 5 फैट मॉलिक्यूल्स हैं, उसका काम है इन सारों को सेपरेट करना ताकि उनके ऊपर उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा एक्सपोज हो और रिएक्शन आसानी से हो पाए। इसी चीज़ को, उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट रखना एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। सो बाइल का फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास इमल्सिफिकेशन। अब बाइल और अब लाइपेज रह गए, ठीक है। लाइपेज हमारे पास एक एंजाइम है, लाइपेज इन एन एंजाइम, सो इट विल ऑब्वियसली कैटलाइज द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो इसको मैंने जोड़ दिया इसके साथ। लिवर जो है हमारे पास, लिवर बनाता है बाइल और बाइल ही हमारे पास सिक्रीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू में, उसके बाद हमारे पास लाइपेज सिक्रीट करता है पैंक्रियाज। रह गया हमारे पास एड्रीनालिन। एड्रीनालिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। उस वक्त हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ताकि हमारी बॉडी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए रेडीली तैयार रहे। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो अब क्या कह रहा है? द डायग्राम शोज अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ लीफ व्हेन व्यूड यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है, एलएम यूज करा है हमने यहाँ पे। अब ये डायग्राम है, ये हमने इस पूरे पेपर में इस्तेमाल करनी है क्योंकि बार बार इसमें इसके अंदर बॉटनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस पेपर के अंदर। खैर, पार्ट ए में वो क्या कह रहा है? स्टेट अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सेल्स सच एज दोस पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ द लीफ क्रॉस सेक्शन। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, और उसने दिखा भी दिए पार्ट ए और पार्ट बी। ए के अंदर आप देखें सारे सेल्स का एक ही फंक्शन है। मैं बता दूं, ये हमारे पास सारे के सारे हैं क्या? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल का क्या फंक्शन होता है? फोटोसिंथेसाइज करवाना, ठीक है। तो ये मीजोफिल सेल है, इनका सिमिलर फंक्शन है। सो अ ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर फंक्शंस इज डिफाइंड एज अ टिश्यू। तो ये हमारे पास होगा एक टिश्यू। और सिमिलरली पार्ट बी के जो टिश्यूज हैं उनके भी सिमिलर फंक्शन है, सेल्स हैं उनके भी सिमिलर फंक्शन है, तो ये भी हमारे पास टिश्यू की कैटेगरी में आएंगे।
पार्ट 2 में क्या कहता है, डायग्राम शोज एन इनलार्जमेंट ऑफ वन सेल फ्रॉम पार्ट ए ऑफ द लीफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कंप्लीट द डायग्राम ऑफ द सेल बाय drawing and labeling to show the position of one chloroplast, 3 other types of named cell components that will be visible. Now we are using a light microscope. First thing is that वो चीजें हमने ड्रॉ करनी है जो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें आसानी से देखने को मिले। तो वो सबसे पहले हमारे पास इसी सेल वॉल के डायरेक्ट अंदर हमारे पास आएगी, जस्ट अ सेकेंड, क्या आएगा हमारे पास, सेल सरफेस मेम्ब्रेन आएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगी, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन आएगी। आई एम ड्रॉइंग अ बिट रफली हेयर, लेकिन चलो काम गुजार देगी। ये आपकी बन गई सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल सरफेस मेम्ब्रेन इसको भी लेबल कर देते हैं, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप एक बड़ा सा यहाँ पर एक बना लो, यहाँ पे आप एक वैक्यूल बना लो, क्योंकि सेल के पास एक ही बहुत बड़ा लार्ज साइज उसके पास एक वैक्यूल हमें देखने को मिलता है। तो वैक्यूल बना लो आप दरमियान में कुछ यूं करके, ठीक। सो दिस इज योर वैक्यूल। वैक्यूल के सराउंडिंग क्या है हमारे पास, स्टोनोप्लास्ट, जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है हमारे पास वैक्यूल को। उसके साथ आप यहाँ पे एक साइड पे न्यूक्लियस बनाना है आपने, नियरली सर्कुलर बना लो, ठीक है। और इसके अंदर आपने न्यूक्लियस को शो करने के लिए एक ये चीज़, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस हो जाएगा। और आपने यहाँ पर ज़रा ऐसे थोड़ी सी खच डाल देनी है ताकि उसको समझ लग जाए कि यार ये थोड़ा सा ना डेंस स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास न्यूक्लियस ही होगा। रहनी है अब क्या चीज़, 1 2 3 चीज़ें बना दी हमने, ठीक है। और हम इसमें क्या बना सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमें वैसे उसने साइटोप्लाज्म के अंदर आप छोटे छोटे राइबोसोम्स थोड़े से फेंक देना, यहाँ पे समझ लग जाएगी उसको। तो चौथा आप साइटोप्लाज्म ही उसको कह सकते हैं कि ये लो भाई मैंने तुम्हारा साइटोप्लाज्म ही बना दिया है। कई उसने 3 थे और रह गए हमारे पास एक अदद क्लोरोप्लास्ट बनाना। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन से ही बनाए तो ही बेहतर है। तो ये हमारे पास आएगा एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट को जनरली हम दिखाते हैं उसके अंदर जो ग्रेना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ग्रेना है। सो दिस विल बी आवर क्लोरोप्लास्ट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ओके। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर, खैर पार्ट 2 में क्या कहता है कि यूज द लेबल लाइन ऑन द डायग्राम, use the label line on the diagram of the cross section through a leaf to name and label one cell in the lower epidermis that would also contains chloroplast। अच्छा ये जो है हमारे पास ऊपर, इस ऊपर वाले से को कहते हैं अपर एपिडर्मिस, दिस इज आवर अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज आवर लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में ऐसी क्या चीज़ है जिसके पास हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा जनरली, बट ये गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। और अब आती है बात कि गार्ड सेल्स क्या होता है। गार्ड सेल हमारे पास स्टोमा जो है स्टोमेटा को सराउंड करते हैं, जिस तरह के यहाँ पे आप देखें 1 2 ये और 2 ये, इसके दौरान हमें स्पेस देखने को मिलती है। इसको 2 मिनट साइड पे रखें तो ये हमारे पास दिस इज आवर गार्ड सेल। और ये हमने यहाँ पे एक लेबल लाइन लगा ली, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, स्ट्रक्चर को क्लाउडी बना दे, ठीक है, ताकि इसको समझ आ जाए, ठीक। पार्ट बी में वो क्या कहता है कि द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग द सेल विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। नेम द सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम। द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल की सेल वॉल का एक बहुत बड़ा जो है कंपोनेंट है, बल्कि मेन कंपोनेंट जो है हमारे पास प्लांट सेल वॉल का, वो हमारे पास है ही सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल को है हम रिमूव कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द सेल विद अ डाइजेस्टिव एंजाइम। उस डाइजेस्टिव एंजाइम का हमें नाम पता है, उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है, ओ सॉरी उसके सबस्ट्रेट का नाम क्या था, सबस्ट्रेट का नाम क्या है उस एंजाइम का। तो एंजाइम है हमारे पास सेलुलेज, और वो कैटालाइज करता है हमारे पास सेलुलोज को, जो कि यहाँ पे सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगा। अच्छा अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, पार्ट 2 में वो क्या कहता है, सम प्लांट सेल्स
फ्रॉम पार्ट बी ऑफ द लीव क्रॉस सेक्शंस वर ट्रीटेड विद दिस एंजाइम। तो उसने ये सेल लिया, उसके क्रॉस सेक्शंस लिए, एक मतलब कह लें उसने एक स्लाइड के सेल्स लिए, स्लाइड पे सेल लिए, वर ट्रीटेड विद दिस एंजाइम, उसने उसको सेलुलेज के साथ ट्रीट किया तो सेलुलोज बचेगी कोई नहीं, एंड देन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड फॉर 1 आवर। तो उसने वो लिया, उसको एंजाइम से ट्रीट किया, उसको डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया 1 घंटे के लिए। द सेल्स वर क्लियरली विजिबल यूजिंग द LM एट द स्टार्ट ऑफ द आवर। तो शुरू में जो सेल्स थे वो माइक्रोस्कोप की देखने के द्वारा इजीली विजिबल थे। बाद में क्या हुआ, सेल्स वर नॉट क्लियरली विजिबल यूजिंग द सेम LM माइक्रोस्कोप एट द एंड ऑफ द आवर। तो घंटे बाद देखने को नजर ही कोई नहीं आते थे सेल्स हमारे पास। एक्सप्लेन चेंजेस टू स्ट्रक्चर दैट टुक प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे जो दो चीजें हो रही हैं उसके दरमियान फर्क यहाँ पे लिखना कि सेल के स्ट्रक्चर में किस तरह की कमी हो रही है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। सो अच्छा ये हमने एक ले लिया। अच्छा यहाँ पे हमने पहले तो एक सेल बनाते हैं ना। सो लेट्स सपोज दिस इज योर सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या है कि ये आपके पास सराउंडिंग में इसकी सेल वॉल है, सेल की ये आपकी सेल वॉल है। अच्छा अब क्या हुआ कि आपने एक सेकेंड इसको, क्या होता जा रहा है भाई, इसका साइज छोटा करना है। अच्छा तो अब क्या है कि आपने इसको एंजाइम के साथ ट्रीट कराया, एंजाइम के साथ आपने उसको ट्रीट कराया तो उसकी जो सेलुलोज है उसकी सेल वॉल का, वो तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा डेफिनेटली। तो उसका सेलुलोज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। अब वो कहता है कि शुरू में तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था सब कुछ, अभी आके यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ देखने को मिली है। हुआ क्या है, शुरू के अंदर सेल वॉल जो थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, सेल वॉल बिल्कुल ठीक थी हमारे पास, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे सेल वॉल जो है वो रप्चर होना शुरू हुई, सेल वॉल जो है रप्चर होना शुरू हुई। अब उसको उसने डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया, डिस्टिल्ड वाटर में रख दिया, एक सेकेंड, डिस्टिल्ड वाटर में, लेट्स सपोज ये एक डिस्टिल्ड वाटर का कंटेनर है, तो जितना भी जो पानी है वो सेल के अंदर मूव करेगा, ऑल द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल, सारा पानी सेल के अंदर मूव करना लग जाएगा। अब क्या है, सेल के अंदर एक हमारे पास वैक्यूल भी है, वो पेनिट्रेट करेगा थ्रू द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल वक्त के साथ साथ खत्म होती जा रही है। इट विल मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन टू द वैक्यूल। वैक्यूल जो है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, वैक्यूल विल इनलार्ज इनसाइड, वैक्यूल का साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल वॉल बिल्कुल खत्म, तो अब वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा। आपने उसको एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखने की वजह से होना क्या है कि सारा वाटर वैक्यूल के अंदर जाएगा, वैक्यूल जाके वैक्यूल यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर नहीं सकता, सेल वॉल है नहीं, तो इवेंचुअली वैक्यूल बस्ट कर जाएगा, क्योंकि सेल वॉल बस्ट कर जाएगी और साइटोप्लाज्म हर चीज डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। दिस विल बी द रीजन व्हाई द सेल स्ट्रक्चर वुड बी लॉस्ट एट द एंड ऑफ द आवर और आफ्टर सम टाइम। सेम जवाब मैंने यहाँ पर भी दिया है कि जस्ट आफ्टर द इनिशिएशन, शुरू करने के थोड़ी देर बाद, द एंजाइम एंड स्टार्टेड टू कैटालाइज सेलुलोज, जो सेलुलेज था सेलुलोज पे काम करना शुरू हो गया। द एंजाइम सेलुलोज, उसने सेलुलोज की डाइजेशन कर दी स्टार्ट, सेल वॉल जो है वो खत्म होने लगी। नाउ द सेल जस्ट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक एन एनिमल सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। वाटर ज्यादा तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा, सेल वॉल है नहीं तो एनिमल सेल की तरह बिहेव करेगा। वाटर साइटोप्लाज्म एंटर करेगा, वैक्यूल में एंटर करेगा, वैक्यूल एनलार्ज करेगा, इवेंचुअली बस्ट करेगा। देयर इज नॉट इन सेल वॉल टू प्रोवाइड सपोर्ट, टर्गर उस प्रेशर को कहते हैं जो वैक्यूल एक्सर्ट करता है। सेल वॉल के पास सेल वॉल है नहीं, so there is no cell wall, there is no support. The vacuole burst, the cell surface is punctured, the cell loses its whole structure, its cytoplasm सारा गया, तो सेल हो गया बर्बाद। So that's how this thing works. Okay, now we move on to question number 3 here. Question number 3 में वो क्या कहता है? The graph shows how the concentration of lactose sugar changes during the formation of yogurt from a milk over a period of 48 hours. उसने क्या कहा है कि ये जो ग्राफ है उसमें एक साइड पे y एक्सिस पे हमारे पास concentration है of what? Concentration of yogurt, and on the other hand we have the time in hours. Now उसने क्या, concentration of lactose sugar during the formation of yogurt from a milk over a period of 48 hours, उसने
मिल्क का एक कंटेनर लिया, उसमें जो लैक्टोज शुगर की मात्रा है उसको उसने चेक किया 48 घंटे तक। तो शुरू से लेकर 24 एक दिन पूरा, और पहले 40 घंटे में उसकी जो मात्रा है वो मुसलसल डिक्रीज होने लग जाती है, लैक्टोज शुगर की मात्रा मुसलसल डिक्रीज होती है, और उसके बाद 40वें घंटे के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। पार्ट ए में वो क्या कहता है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। योगर्ट में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप यूज होती है? अगर आप किसी दही सब्जी वाले से भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि बैक्टीरिया होता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे दही अपनी दुकान चला रहे हैं। इट इज द बैक्टीरिया जो फीड करता है, बैक्टीरिया डिवाइड और फीड करता है, क्या मतलब कि लैक्टोज के ऊपर वो आके अपना डेरा जमा लेता है और डिवाइड करता है स्पॉन्टेनियसली। वहां पे बैक्टीरिया की जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा है, वो बहुत ढेर सारे वक्त में बढ़ती है, और उसकी वजह से लैक्टोज शुगर जो है वो कम होती है, और योगर्ट जो मिल्क है वो कर्ड में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। Name the type of cell division that causes the population of this microorganism to increase over the 48-hour period. It is obviously the mitosis. Mitosis क्या होती है? Mitosis it is the single parent division, जिसमें लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया था, ठीक है। ये बैक्टीरिया अगर दो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म होगा विद द सेम जेनेटिक मेकअप, जिसमें जेनेटिक मेकअप तब्दीली नहीं देखने को मिलेगी, सो दिस वुड बी आवर माइटोसिस, या इसको हम आप आम भाषा में, आम भाषा तो नहीं, साइंटिफिक टर्म्स में कुछ लोग इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, दो में डिवाइड हो गया। ये वेरी करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया कि या वो माइटोसिस से ढेर सारे सेल्स बनाता है, या एट टाइम वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा दो ही सेल्स बनाता है। Name the type of acid produced by this type of microorganism in the formation of yogurt. It is the lactic acid. Always remember this thing. Lactic acid ही प्रोड्यूस होता है योगर्ट के अंदर, जो कि हमारे पास दही को खट्टा कर देता है। दही को खट्टा करने वाला क्या है हमारे पास? लैक्टिक एसिड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जनरली कहते हैं। मैं आपको इसकी मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ यहाँ पे। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस से इनटू पायरुविक एसिड, आई एम यूजिंग ए फॉर एसिड, पायरुविक एसिड देन कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड, इसकी जो स्पीशीज होती है वो जनरली स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज होती है हमारे पास, और ये चीज की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्राफ टू शो हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिड विल चेंज ड्यूरिंग द 48-hour पीरियड। 48 घंटों के इस पीरियड के अंदर इस एसिड की मात्रा जो है वो किस तरह चेंज करेगी। दिस विल डिपेंड लार्जली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज शुगर, उसके साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन है लैक्टिक एसिड की, ये वेरी करती है लैक्टोज के साथ। अब लैक्टिक एसिड हमारे पास लैक्टोज जो है, जब जैसे लैक्टोज शुगर की कंसंट्रेशन थोड़ी होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से हमारे पास यहां पे लैक्टोज शुगर की जो अमाउंट है वो कम होती है, और लैक्टिक एसिड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन एक टाइम के बाद लैक्टिक एसिड की जो अमाउंट है वो इक्वल कर जाएगी लैक्टोज की अमाउंट के, क्योंकि जब लैक्टोज डिसइंटीग्रेट नहीं होगा या लैक्टोज के ऊपर जब वो लैक्टोज कम नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड भी बढ़ेगा नहीं। तो जो लैक्टोज है, लैक्टोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज बाय द एंजाइम लैक्टेज। तो जब तक लैक्टोज टूटेगा तब तक लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। तो वो हम कुछ इस तरह बढ़ाएंगे, रेड से ही शो कर रहे हैं, वो इस तरह बढ़ेगी तो ज़्यादा नहीं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फिर भी नहीं होगा, बढ़ती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, और 40 पे आके कुछ यूं ऐसे, और 40 के बाद चूंकि लैक्टोज की जो मात्रा है वो डिक्रीज नहीं कर रही, वो कांस्टेंट रह रही है, तो लैक्टिक एसिड की जो मात्रा है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पे। सो दिस इज हाउ दिस गेम वर्क्स, ठीक है। सो वी हैव डन पार्ट 4, वी मूव ऑन टू पार्ट बी।
पार्ट बी में वो क्या कहता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अ मेडिकल कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ जेनेटिक चेंज, अ पर्सन विद द कंडीशन इज अनएबल टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स ऑफ द करेक्ट एंजाइम टू डाइजेस्ट लैक्टोज शुगर। ठीक है, अब is unable to produce molecules of the correct enzyme to digest lactose sugar। एंजाइम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे यहाँ पे हमारे पास, एक्टिव साइट, एंजाइम से इसे बना ही नहीं पाएगा, लैक्टेज बनाना है उसने। नेम दिस टाइप ऑफ जेनेटिक चेंज एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन रिजल्ट इन अ पर्सन बीइंग अनएबल टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स ऑफ द करेक्ट एंजाइम। जेनेटिक चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, कोई भी ऐसी जेनेटिक चेंज जो नुकसानदेह हो खास तौर पे, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म। म्यूटेशन में क्या होता है कि देखें, जस्ट अ सेकेंड, ये एक न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं और बाकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी हैं हमारे पास। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है और भी ढेर सारे, खैर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स क्या है जी, क्रोमोसोम्स पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है हमारे पास, डीएनए देखने को मिलता है और डीएनए का एक पार्ट होता है हमारे पास जीन। सो लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डीएनए, तो एक सेकेंड, सो लेट्स सपोज दिस इज योर डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए मॉलिक्यूल काम किस तरह करता है, डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जिसके पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, उसको कहते हैं जीन। और इनके अंदर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है जो हमारे पास कॉपी होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर। सुनते जाए, मैसेंजर आरएनए से उसने जाना है न्यूक्लियस से बाय राइबोसोम की तरफ, राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम ने उस मैसेज को ट्रांसलेट करना है और उसके ऊपर से प्रोटीन बना देनी है। हमारे केस में यहाँ पे प्रोटीन क्या बनानी है उसने, लैक्टेज, उसने एंजाइम बनाना है, प्रॉपर एंजाइम बनाना है। अब म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि इम्प्रॉपर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कोड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वो कैसे, कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, कोई भी चीज, सेल की अपनी एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सीक्वेंस है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स का, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बेसेस हैं हमारे पास, शुगर्स हैं, फॉस्फेट्स हैं। खैर लंबी खर्चों में डालने की जरूरत कोई नहीं है, ऊपर ऊपर से बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस जिसमें कॉपी होना है मैसेंजर आरएनए में, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। इसके अंदर डिफेक्ट इस तरह आता है, उसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका सीक्वेंस या तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आगे पीछे हो जाएगा, या बेसिस एक्सचेंज हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, सीक्वेंस बहरहाल डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये फॉल्टी सीक्वेंस वाला कॉपी होके आएगा हमारे पास मैसेंजर आरएनए के अंदर, तो वो मैसेंजर आरएनए जब राइबोसोम की तरफ मैसेज लेकर जाएगा, मैसेज क्या है यहाँ पर, सीक्वेंस ही है जिससे हमने प्रोटीन बनानी है, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जनरली आपने पढ़ा तो होगा, जनरली O2 के केमिस्ट्री, O2 या मतलब ओ लेवल्स बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। ट्रांसक्रिप्शन से जब वो राइबोसोम की तरफ जाएगा, राइबोसोम ट्रांसलेट करेगा, प्रोटीन बनेगी। अब पहले ही फॉल्टी चीज है हमारे पास, तो जो हाथ में आएगा वो भी फॉल्टी ही आएगा। तो एक बुरा काम करने की वजह से 100 बुरे काम करने पड़ जाते हैं। तो फॉल्टी हमें प्रोटीन देखने को मिलेगी। हमारे केस में प्रोटीन क्या है, लैक्टेज। अब लेट्स सपोज ये लैक्टेज है, ठीक है, ये लैक्टेज है और इसने, और ये हमारे पास लैक्टोज का मॉलिक्यूल है। अब लैक्टोज का मॉलिक्यूल जो है उसने तो ट्रायंगुलर ही रहना है हमेशा हमारे पास। ये था हमारे पास ओरिजिनल लैक्टोज का मॉलिक्यूल जो कि 100% वर्किंग था। अब हमने जो फॉल्टी डीएनए, फॉल्टी मैसेज क्या नाम है उसमें इनकोड किया है, तो उस वजह से जो हमारे पास शेप होगी इसकी एक्टिव साइट की, क्योंकि ये सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट में उसमें आकर बाइंड करना है, तो एक्टिव साइट की जो जगह है वो सही से नहीं बन पाएगी। तो हमारे पास ये देखिए इस तरह कुछ बन जाएगा हमारे पास लैक्टेज, और वो उस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाएगा। तो यही सारी बात मैंने जो इतना लंबा खुलासा है वो मैंने नीचे भी लिखा है। दिस जेनेटिक चेंज इज म्यूटेशन, इसको कहते हैं म्यूटेशन इन विच द डीएनए। अब डीएनए मैंने बता दी क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का पार्ट ऑफ द जीन is altered, वो altered change होती है due to which improper protein manufacturing code is produced, improper protein manufacturing code is produced by which ribosomes produces faulty proteins बनाता है। इन केस में
एक म्यूटेशन की वजह से एन इम्प्रॉपर एंजाइम इज फॉर्म्ड, ऐसा एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट ठीक नहीं होती और वो लैक्टोज पे काम नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो लैक्टोज शुगर पे काम नहीं कर पाएगा। दिस इज हाउ दिस होल गेम वर्क्स हियर। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट टू। पार्ट टू में वो क्या कहता है, द लो कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज शुगर इन योगर्ट मेक्स इट अ बेटर फूड देन मिल्क फॉर अ पर्सन विद लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो जो लैक्टोज शुगर की लो कंसंट्रेशन है योगर्ट में, वो उसको मिल्क से बेहतर एक डाइट बना देता है ऐसे बंदे के लिए जिसको पहले ही लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ऑब्वियसली बना देगा वो मिल्क, उसके लिए तबाही मचा देगा। तबाही तो नहीं, मतलब मिल्क उसके लिए एक हार्मफुल चीज है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि मिल्क के पास पहले ही लैक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आउटलाइन द हेल्थ बेनिफिट्स टू सम पीपल विद लैक्टोज इंटॉलरेंस ऑफ कंटिन्यूइंग टू इंक्लूड अ डेली प्रोडक्ट सच एज योगर्ट इन देयर डाइट। अच्छा, अब लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ना, ये हमें पहले ही अडल्ट में बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। जनरली अडल्ट में भी होती है, लेकिन नोनेट्स में और बच्चों में और ज़ईफों में, उनमें भी ये हो सकती है। अच्छा, इसकी वजह से लैक्टोज, अब वो कहता है लैक्टोज के फायदे बताएं आसान भाषा में हम बात करें तो लैक्टोज हमारे पास सबसे पहले एक एनर्जी का सोर्स है। ये चीज सबसे पहली चीज है, एनर्जी का सोर्स है। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, सो इट इज एन एनर्जी सोर्स। अब जो लैक्टोज है उसके और भी कई सारे फंक्शन है। उसका फंक्शन है टूथ के अंदर। हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ, एक सेकेंड, टीथ, टीथ, उसमें हमारे पास एनामेल होता है एक चीज, एक होती है एनामेल और एक होता है डेंटिन। इसका स्ट्रक्चर आपने ऑब्वियसली ओ लेवल्स में पढ़ा ही है, नए सिलेबस में ये हिस्सा है। तो एनामेल और डेंटिन की फॉर्मेशन में भी हमें ये जरूरत होती है लैक्टोज की। उसके अलावा ये जो हमारे पास है, हमारे पास जो है योगर्ट या जो हमारे पास लैक्टोज है, इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये आपके बॉडी के जो मिनरल्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होगी तो ही आपकी बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर पाएगी, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन एज इट शुड बी फंक्शनिंग। सो ये काफी सारे मिनरल्स और कुछ अदर मिनरल्स, बोन ग्रोथ प्रिवेंट्स रिकेट्स, उसकी वजह से मिनरल्स डेफिशिएंसी होती है वो कई कई ज़्यादा मसाइल काज कर सकती हैं। सो इस वजह से भी ये ज़रूरी है। तो ये 3 नंबर का सवाल है, 2 लिखने वो भी बहुत हैं, ठीक है। उसके अलावा आप में से कुछ लोगों को पता होगा, आप लोगों के खास तौर पे ज़ईफ लोगों की तो ये होती है आजकल के ना, दही खाने से जो पेट है आपका, जो गट है, वो भी ठीक रहता है, और ये बात ट्रू भी है। जो लैक्टोज है वो एक प्रीबायोटिक की तरह एक्ट करता है, जिससे वो उन बैक्टीरिया की जो गट में रहते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, जिससे एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम, वहां पे एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो सही तरीके से आपके गट के अंदर जो है गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाई दिस होल थिंग इज बीइंग सेड हियर। खैर जी, इतनी लंबी बात कर ली, वी मूव ऑन टू पार्ट 4। सो दिस इज प्योर कार्डियक्स हियर। पार्ट 4 में क्या कहता है, द डायग्राम शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेम द 2 ब्लड वेसल्स शोन इन द डायग्राम दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहां से आता है, हमारे पास पल्मोनरी वेन से आता है। इस सब कुछ छोड़े, डायग्राम को साइड पे रखें। आपको पता होना चाहिए पल्मोनरी वेन हमारे पास आ रही है लंग से हार्ट की तरफ, और उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी मींस स्पेशल। और उसके अलावा नंबर 2 हमारे पास आउटा है, जो आउटा यहां से सारा ब्लड जो है बॉडी को भेजता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जब वो लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो वो आउटा से होते हुए बाहर जाएगा। तो आउटा और पल्मोनरी वेन, वो दोनों हमारे पास यहाँ पे 2 ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड चैम्बर्स नहीं बोले यहाँ पे। ठीक है, पार्ट बी में क्या कहता है, ब्लड फ्लोज थ्रू अ वाल्व व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट्स। ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो एक वाल्व के द्वारा ब्लड फ्लो करता है वहां से। डायग्राम 1 जो है, ये डायग्राम जो है शोज दिस वाल्व इन द ओपन एंड क्लोज पोजीशन। तो ये वाल्व लेफ्ट में वाल्व ओपन है और राइट में वाल्व क्लोज है। तो ये कंप्लीटली वाल्व ओपन है, उसका अपर्चर ओपन हो जाता है। जब वाल्व ओपन होता है
जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अपर्चर जो है, ये चीज यहाँ पे लिख लें बेशक, अपर्चर जो है वो ओपन कर जाता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो अपर्चर जो है क्लोज कर जाता है। लेबल यूजिंग द लेटर एक्स ऑन द डायग्राम ऑफ द हार्ट द लोकेशन ऑफ दिस वॉल्व। अच्छा, अब काम की बात क्या है, ब्लड उस वक्त फ्लो करता है, अपर्चर उस वक्त ओपन होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ने फ्लो करना है आओर्टा की तरफ, आओर्टा की तरफ फ्लो करना है। तो यहां पे हमारे पास वॉल्व जो है, वॉल्व जो है वो हमारे पास आओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व होगा, आओर्टिक, आओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व होगा। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज योर आओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, पार्ट 2 में अच्छा उसके बाद क्या कहता है, ये तो हमने कर लिया। अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल डेवलप अ मेडिकल कंडीशन दैट कॉजेस चेंजेस टू दिस वॉल्व। डायग्राम 2 shows the same heart valve in the open and closed position in a person with this condition। अच्छा, उसने क्या कहा है कि जो निचले डायग्राम है इसमें आप देखें हार्ट वाल्व कंपेयर करें तो वाल्व ओपन है तो उसका अपर्चर वैसे काम हो जाता है, और वाल्व क्लोज है तो भी अपर्चर जो है वो तो ओपन रह जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस मेडिकल कंडीशन विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड when the left ventricle contracts and relaxes। अब ये जो वॉल्व है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान और आओर्टा के दरमियान हमारे पास मौजूद होता है। तो इसकी वजह से जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो किस तरह, उस पर क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। अच्छा देखें, ये जो वॉल्व है इसका काम क्या है कि जब हार्ट पंप करेगा तो इसने सारा ब्लड का फ्लो अलाउ करना है। देखें, जब वॉल्व ओपन है तो अपर्चर जो है, अपर्चर या इसका जनरली हम कहते हैं ल्यूमन, किसी भी ब्लड वेसल का ल्यूमन जो है वो अच्छा है, वो अच्छा खासा है, उसमें से इजीली ब्लड फ्लो कर जाएगा। यहां पे देखें तो अपर्चर जो है वो पहले ही थोड़ा है तो उसकी वजह से थोड़ा ब्लड उसके अंदर से मूव कर पाएगा बाहर को। तो नंबर एक चीज ये दैट यहां पे लिखा हुआ मैंने पहले ही, द ब्लड वॉन्ट कंप्लीटली मूव आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आउटर। व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ अपर्चर ऑफ द वॉल्व। अच्छा, अब इस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं आओर्टिक स्टेनोसिस। रिमेंबर दिस थिंग, एमबीबीएस में आप लोग ये पढ़ते हैं सारे आके, आओर्टिक स्टेनोसिस। आओर्टिक स्टेनोसिस की जो वजह होती है वो पैदाइशी हार्ट का डिफेक्ट हो सकता है, कैल्शियम की बिल्डअप जो होता है वॉल्व के अंदर वो भी होता है, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम डिपॉजिट कर देगा। तीसरी वजह और भी ढेर सारी, रिमेटिक फीवर हो सकता है, ओल्डर एज में ज्यादा देखने को मिलता है, किडनी डिजीज हो सकती है, और कोई आपके पास कोई सीरीज ऑफ यूटीआईज हो, आरटीआईज हो, कोई लंबे इन्फेक्शन चल रहे हो किसी भी चीज के, या खैर वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आओर्टिक स्टेनोसिस में इस कंडीशन का मैंने नाम बता दिया, आओर्टिक स्टेनोसिस, कि जो वॉल्व है वो ना तो सही से क्लोज हो पाएगा ना तो सही से ओपन हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आकर इन्फ्लेमेशन कॉज कर दिया किसी मिनरल ने, किसी ऐसी चीज ने जो उसका अपर्चर उसका आके काम कर देगा। इसको कहते हैं आउटिक स्टेनोसिस। ठीक है, अच्छा एक चीज के ब्लड कंप्लीटली मूव कर नहीं पाएगा। अब जब वॉल्व यहां पे देखें, वॉल्व क्लोज है तो वॉल्व कंप्लीटली क्लोज है, कंप्लीटली क्लोज है। इसके अंदर जब हार्ट ने रिलैक्स करना है, यहां पे जब हार्ट ने रिलैक्स करना है तो वॉल्व क्लोज हो जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई चीज नहीं बच पाएगी हमारे पास। ठीक है, अब जब उसने क्लोज कर दिया और फिर भी अपर्चर ओपन है, फिर भी ल्यूमन ओपन है, तो कुछ ब्लड जो है वो बैक फ्लो करेगा, वो वापस आएगा, जिसकी वजह से इंसान को इधर हार्ट में पेन हो सकती है, और उसकी वजह से फिर ढेर सारे मसले होते हैं। पहले वो लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगा, फिर आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसमें एमआई भी हो सकता है, और भी ढेर हमारे पास कार्डिक डिजीजेज हैं वो भी हो सकती हैं। तो कार्डिक डिजीजेस में जनरली वो हो सकती हैं जिसके अंदर आपके जो वॉल्व्स हैं, जैसे आओर्टिक स्टेनोसिस के बाद हमारे पास दूसरा होता है कि थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, या और भी ढेर सारी वजूहात हैं, खैर वजूहात हैं, कॉजेज हैं, या किसी परफेरियल आर्टीरिया है हमारे पास, जो ब्लड वेसल है जो हमारे पास आर्म्स को और लेग्स को कर सकती है, उसको भी जो
ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी मसला आ सकता है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, र्यूमेटिक और हार्ट डिजीज होता है जिसमें हार्ट मसल को इटसेल्फ र्यूमेटिक फीवर से मसला पहुंच सकता है। खैर लंबी डिटेल में नहीं जाते, तो ढेर सारे मसाइल हैं। उससे मैंने क्या कह रहा था, सम ऑफ द ब्लड विल कम बैक, वापस आएगा, विल बैक फ्लो, यहाँ पे ज्यादा लिखे तो बेहतर है, विल बैक फ्लो बिकॉज द वॉल्व इज स्टिल ओपन डिस्पाइट रिलैक्सेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, रिलैक्स करना है उसने हर हाल में। तो आउटिक स्टेनोसिस इसकी है, इसका एक और है माइट्रल स्टेनोसिस जो दूसरे वॉल्व्स का मसला हो सकता है। एनीवेज पार्ट 3 में वो क्या कहता है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस कंडीशन ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू एक्सरसाइज। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है वंस अगेन। तो अच्छा, अब क्या है, जो ब्लड है दैट इज ऑलरेडी नॉट प्रॉपरली मूविंग आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट ऑलरेडी सही से मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि स्टेनोसिस देखने को मिलती है यहाँ पे। अब ब्लड की जो एडिकेट अमाउंट है वो मूव नहीं कर पा रही, तो ब्लड में क्या है, बस आरबीसी है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि लेस ब्लड इज फ्लोइंग मींस दैट लेसर ऑक्सीजन इज फ्लोइंग आउट ऑफ द हार्ट। जब वो लेसर ब्लड जो है वो जाके किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएगा हमारे मसल के पास, तो उसके अंदर जो मसल को ऑक्सीजन चाहिए तो उसने तो उसके लिए अडेप्ट नहीं करना, उसको तो उतनी ऑक्सीजन चाहिए, उसको चाहिए ऑक्सीजन थोड़ी है, तो मसल ने एक्टिविटी करनी। जब वो बंदा एक्सरसाइज करेगा तो उसके मसल जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वहां पे एनारोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, पाइरुविक एसिड बनता है, पाइरुविक एसिड या तो एथेनॉल बनता है या तो लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल के अंदर होती है, रिमेंबर दिस थिंग, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, दैट कॉजेस स्वेयर पेन इन हिज, दैट विल कॉज स्वेयर पेन, उसके मसल्स में पेन होगी उसको बहुत ज्यादा, एंड ही वॉन्ट बी एबल टू डू एक्सरसाइज फॉर टू लॉन्ग, दैट्स ऑल बिकॉज ही हैज द डायग्नोसिस ऑफ आउटिक स्टेनोसिस, उसके ब्लड सही से फ्लो कर ही नहीं पा रहा, तो ये उसको सारे मसाइल ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अगला सवाल इससे भी काफी इंटरेस्टिंग है, सबसे लेंथी है भी यही। पार्ट सी में वो क्या कहता है कि वेन एवर द ग्राफ्ट, सॉरी नहीं, इट इज पॉसिबल फॉर द वाल्व टू बी रिप्लेस्ड बाय सर्जरी। तो वो कह रहे हैं कि हम हार्ट की सर्जरी कर सकते हैं और इस वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन अटैच अ ग्राफ्ट हेयर फ्रॉम any source that may be human, that may be non-human. The human valve is removed from the patient. तो मरीज से ह्यूमन वाल्व रिप्लेस निकालेंगे एंड कैन बी रिप्लेस्ड विद द वाल्व कंटेनिंग टिश्यू फ्रॉम अनदर स्पीशीज। अनदर स्पीशीज ने पहले ही बता दिया, they can be human donor, they can be the same human donor, they can be siblings, they can be cousins, they can be any blood relative, they can be any general human or it can even be a non-human from another species. तो उसको नहीं उसने क्लासिफाई किया कि ह्यूमन से लेना है किससे लेना है। This tissue is treated with a chemical to prevent rejection by the human body. Now this is the very important thing here. This tissue is treated with a chemical to prevent rejection by the human body. So there is some chemical that causes rejection in the human body. अब वो क्या है, there is something that causes rejection in the human body, not some chemical here. So just how the cells of the tissue are modified by chemical treatment. उनको chemical treatment करवाते क्यों है, and explain how। अच्छा उसने आगे इस तरह सवाल पूछा हुआ है कि हम इस तरह करके रिजेक्शन को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे होना क्या है। लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है और ये आपका स्टेनोटिक वॉल्व है जहाँ पे मसला आया पड़ा है आपको। ठीक है, आपने इसको करना है यहाँ पर रिप्लेस विद अनदर वॉल्व। दिस वॉल्व मे बी फ्रॉम ह्यूमन और फ्रॉम नॉन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर या तो ये आपकी बॉडी का अपना वॉल्व हो सकता है, जनरली होगा नहीं। ठीक है, या ये आपके ब्लड रिलेटिव्स का मोस्ट लाइकली होता है क्योंकि उनके साथ आपकी टिश्यू प्रोटीन्स मैच कर जाती हैं, या आपके नॉन ह्यूमंस में से कोई भी एनिमल स्पीशी हो सकती है, प्लांट से थोड़ी ना निकालना है उसने। ठीक है, अच्छा अब आपने, अच्छा ये जो ये हमने अलग करना है ह्यूमन से या नॉन ह्यूमन से, इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट, इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट। ये ग्राफ्ट आपने इंसर्ट करना है हार्ट के अंदर। अच्छा अब क्या है कि जितने भी टिश्यूज होते हैं, जितने भी ब्लड, अब ये जो ये ग्राफ्ट आपने निकाला है इसके अंदर ब्लड भी है। ठीक है, ब्लड में ढेर सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस जनरली उन चीजों को कहते हैं जो किसी भी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एंटीजेंस। तो जो एंटीजेंस हमारे पास वो ब्लड में भी हो सकते हैं, मसल में भी होते हैं, यहाँ पे जो वॉल्व है उसके अंदर भी हमारे पास एंटीजेंस हमको देखने को मिलेंगे। अब एंटीजेंस जो होते हैं
अगर तो ये रिसिपिएंट है तो इसको क्या लेना, होस्ट, दिस इज आवर होस्ट एंड दिस इज द डोनर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डोनर एंड द होस्ट। अगर तो डोनर और होस्ट दोनों के एंटीजेंस सेम है तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इजीली आप वहां पे उसके साथ चेंज कर सकते हो। अगर आप अपनी अपनी बॉडी से निकाले तो कोई टेंशन ही कोई नहीं है, अपने अपने बॉडी के अंदर एंटीजेंस पहले ही उस लिहाज से अडॉप्ट हो सकते हैं। टिश्यू प्रोटीन्स पहले ही ठीक है, टिश्यू प्रोटीन अलग चीज है, एंटीजेंस अलग चीज है। खैर आपकी बॉडी तो बेस्ट है, बॉडी से नहीं ले सकते तो ब्लड सिबलिंग से लें, उसमें भी और फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर है हमारे पास एंटीजन। ऑल ओके। अच्छा, अब अगर तो एंटीजन सेम है तो कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अगर तो एंटीजन सेम नहीं है तो सबसे पहले जो आपका जो होस्ट है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि बाहर से कोई चीज आए, क्योंकि वो उसके साथ अडेप्ट ही नहीं करती, उसके साथ उसको पसंद ही कोई नहीं है, एंटीजन सेम नहीं है। ना सिर्फ उसको वो रिजेक्ट करेगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है हमारे पास, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ वहां पे और भी ढेरों मसाइल हो सकती हैं, वहां पे मिनरल डिपोजिशन हो सकती है, वहां पे और ढेरों मसले आ सकते हैं, वहां पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है, वहां पे हमारे पास छोड़ें जो कुछ भी होता है, बहुत लंबी बात है कि उसमें ब्लड क्लॉट बन जाएगा, वहां पे वो दर्द होगी इंसान को, मतलब कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने केमिकल का क्या करना है। अच्छा, अब क्या है कि एक तो आप ह्यूमन बॉडी से ले रहे थे, उसमें तो एंटीजन सेम थे, इसको हटाएं 2 मिनट के लिए यहाँ बिल्कुल सीन से। अब हम ब्लड रिलेटिव्स की बात करते हैं जिनके पास एंटीजन डिफरेंट हैं, एंटीजन डिफरेंट हैं, ठीक है। या हम नॉन ह्यूमन में से एनिमल्स की बात करते हैं जिनके पास एंटीजन डिफरेंट है। अब डिफरेंट एंटीजेंस में क्या है कि ये हमारे पास था ना वॉल्व, ठीक है। अब इसके ऊपर एंटीजन 1 2 3 लगे हैं, ठीक है। इसको हम केमिकली ट्रीट कराएंगे ऐसी चीजों के साथ जिसकी वजह से इसके ऊपर से जो एंटीजेंस हैं ये खत्म हो जाएंगे, एंटीजेंस खत्म हो जाएंगे, एंटीजेंस रहेंगे नहीं, ब्लॉक हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। फिर इसको उठाकर हम रखेंगे इस होस्ट के अंदर तो इजीली वो उसके साथ अडेप्ट कर जाएगा, उसको अपने पास रख लेगा, क्योंकि वहां पे कोई मसाइल करने वाली चीज है ही नहीं। सो दिस इज द होल थिंग हियर। अब यहां से पढ़ते हैं, व्हेन एवर द ग्राफ्ट इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, इट कैन बी अ ह्यूमन डोनर, इट कैन बी अ नॉन ह्यूमन डोनर, ग्राफ्ट रिजेक्शन इज द मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन सबसे बड़ा मसला है। द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द डोनर टिश्यू, दे रहा है उसके जो टिश्यू के ऊपर, उसके ब्लड के अंदर जो एंटीजेंस हैं, डोनर टिश्यू या डोनर टिश्यू को आप लिख सकते हैं ग्राफ्ट भी, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि वो इन्फ्लेमेशन क्यों कॉज करेंगे, क्योंकि वहां पे एंटीबॉडीज आएंगी, वहां पे जंग होगी एक किस्म की, जिस वजह से खून रेजी होगी, वहां पे आप आम अल्फाज में बात करें, खून रेजी होगी। तो स्टिमुलेट खून रेजी क्यों होगी कि उन्होंने भी जो ब्लड है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो होस्ट बॉडी है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, उसने भी एंटीबॉडीज बना दी, उसने उसको एज अ फॉरेन एनिमी रिकॉग्नाइज कर लिया, जो कि असल में तो उसके लिए बेनिफिशियल था, लेकिन चूंकि एंटीजन था, एंटीजन को उसने कर दिया फॉरेन एनिमी के बतौर रिकॉग्नाइज, ठीक है। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट, कॉजिंग होस्ट इम्यून सेल्स WBCs टू फॉर्म इम्यून कम्प्लेक्सेस, इम्यून कम्प्लेक्स बनेंगे जो कि डोनर टिश्यू के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी कॉज करेंगे होस्ट बॉडी में जहां पे आप ग्राफ्ट लगा रहे थे, लीडिंग टू द रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट, ग्राफ्ट हो जाएगा रिजेक्ट। इस सब का हल क्या है, हल ये है कि जो एंटीजेंस प्रेजेंट है डोनर के ग्राफ्ट के ऊपर, डोनर के टिश्यू के ऊपर, या तो उसको कोट करो, वॉश करो, रिमूव करो, एक ही बात है, यूजिंग केमिकल्स, जिसकी वजह से दे वुड बी कन्वर्टेड इनटू नॉन एंटीजेनिक, उसके ऊपर एंटीजन रहेंगे नहीं। उसकी वजह से क्या होगा, जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, इट वॉन्ट गेट बी ट्रिगर्ड, हेंस देयर विल बी नो लॉन्गर डोनर रिजेक्शन एंड देयर वुड बी कंप्लीट एक्सेप्टेंस। तो ये सबसे लेंथी चीज थी अब तक की, मैं ख्याल में 8-9 मिनट तो बात कर ली है, लेक्चर पूरा बना ले बंदा इसके ऊपर। खैर, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 हियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, बात करूं, मुझे ये सवाल समझने में खुद टाइम लग गया था, पता नहीं क्या कह रहा था। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, कुछ साइंसदान थे, बहुत महान आदमी थे, इन्वेस्टिगेटेड द टोटल मास ऑफ CO2 रिलीज्ड व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फार्म्ड एंड देन यूज्ड एज अ फूड फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट्स को फार्म किया, उनको
बतौर खुराक इंसान के लिए इस्तेमाल करना था, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी। द टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फॉर ईच फूड इन स्टडी इंक्लूडेड द मास रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फूड बाय फार्मिंग। तो जो CO2 हर फूड एमिट कर रहा था, कोई ऐसा प्लांट एनिमल एमिट कर रहा था, उसकी जो स्टडी थी दैट इंक्लूडेड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द फूड बाय फार्मिंग, जब वो प्रोड्यूस हो रहा था फार्मिंग की वजह से, और उसके बाद जब फूड लीव कर गया फार्म को और खाने से पहले, मतलब जो पौधा था, जो टमाटर था, जब वो खेत से निकला और आपकी प्लेट में, आपके चावलों में आया, उस दौरान जो CO2 की जो एमिशन थी उसको भी उन्होंने स्टडी किया उस टाइम पीरियड के दरमियान। ठीक है। Suggested explain how human activity may result in the release of CO2 after the food has left the farm on which it is produced। कि जब वो फार्म से लीव कर गया तो ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। इसकी 3-4 ही मेन वजूहात हैं। सबसे पहले आपने ह्यूमन एक्टिविटी का जिक्र करना है। ह्यूमन एक्टिविटी में आपने सबसे पहले खेत से उसको लेकर आना है शहर तक। उसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व मतलब फ्यूल इन्वॉल्व है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो CO2 यहाँ पर, एक मिनट, फ्यूल बर्न हो रहा है तो CO2 की मात्रा बर्न हो रही है, तो फ्यूल है तो CO2 रिलीज हो रहा है। एक फ्यूल जो आपने ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया, दूसरा फ्यूल जो आपने कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया। मसलन आप सब्जी ले घर पे, ठीक है, अब आपने इसको चूल्हे पर रखा, कुकिंग की, उसमें भी अब सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हो, गैस इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें भी फ्यूल बर्न हो रहा है, उस फ्यूल से भी CO2 एमिट हो रही है। बाज़ औक़ात कुछ और इसमें आप सोचें तो काफ़ी सारा खाना जो है वो लोग ज़ाया भी करते हैं, काफ़ी सारा खाना खुद ज़ाया भी हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं होता खाना। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ टमाटर की हम बात कर रहे हैं। टमाटर डिके क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंगाई, जितने भी डीकम्पोजर हैं हमारे पास, बैक्टीरिया जो फंगाई एक्ट करेंगे, डीकम्पोजर जो है फोटोसिंथेसाइज कभी नहीं करेंगे, मतलब वो हमेशा रिस्पायर करेंगे और वो भी CO2 एमिट ही करेंगे। सो दिस इज आल्सो अ रीजन। अच्छा, रेफ्रिजरेटिंग जो है, आपने रेफ्रिजरेटिंग करनी, पैकेजिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, इन सारों में भी इनडायरेक्टली CO2 एमिशन इन्वॉल्व है। वो कैसे कि रेफ्रिजरेटिंग के लिए आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हो है तो ह्यूमन एक्टिविटी ना, वो बिजली किससे प्रोड्यूस हो रही है? वो भी कोल को बर्न करके प्रोड्यूस हो रही है, और कोल को बर्न करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? CO2। तो ये सारी वजूहात गेट एक्यूमुलेटेड टुगेदर टू द इंक्रीज ऑफ CO2। यही 3-4 बातें मैंने यहाँ पर की हैं और कुछ ज़हन में आती भी नहीं है जो सच बात है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ फ्यूल, द CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। सिमिलरली कुकिंग ऑफ फूड इज आल्सो अ रीजन ऑफ CO2 एमिशन, के उसमें भी फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है। रेफ्रिजरेटिंग प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट CO2 एमिशन, क्योंकि वो बिजली पे चल रहे हैं। बिजली किस पे चल रहे हैं? सोलर पावर प्लांट्स पे, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स पे चल रहे हैं। वो किस पे चल रहे हैं? कोल पे जा रहे हैं या कार्बन बेस्ड चीज पे चल रहे हैं, फ्यूल्स पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 एमिट होती है। एंड अगेन नाउ वी मूव ऑन टू वेस्ट ऑफ फूड। वेस्ट ऑफ फूड में क्या है कि उस पर डीकम्पोजर एक्ट कर रहे हैं, डीकम्पोजर रिस्पायर कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, CO2 बढ़ा रहे हैं, तो CO2 की मात्रा अमाउंट ऐड हो रही है। पार्ट बी में वो क्या कहते हैं? सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर शोन इन द टेबल बिलो। तो फूड प्रोड्यूस्ड लैम्ब में CO2 किलो के लिहाज से 39 रिलीज होती है, राइस में बहुत कम है। तो एनिमल्स में ज्यादा है, जितना उसका मसल ज्यादा है, वो मसल वेट ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, उतना उसमें CO2 ज्यादा है। तो मसल वेट तो नहीं, जितना उसका मैस ज्यादा है। मसल वेट या उसका कुछ ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। राइस है, बीन्स है, इन टमाटोज है, इन सारों का मैस ऑफ CO2 बहुत थोड़ा है। एक फार्मर जो है वो क्या कहता है? डिसाइड्स टू चेंज प्रोडक्शन फ्रॉम लैम्ब टू बीन्स। वो कहता है कि अब मैंने दुम्बा तो लेके आना नहीं है, आप जनाब सीधे छोलों पे लग जाए। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन CO2 रिलीज्ड पर kg ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड, स्पेस इज फॉर वर्किंग। अच्छा, अब उसने लैम्ब से आना है टोमेटोज की तरफ, तो लैम्ब से टोमेटो में माइनस, लैम्ब से टोमेटो में उसने आना है, तो लैम्ब से आना है उसने बीन्स पे, ठीक है, 2.0। तो
कितना डिफरेंस आएगा परसेंटेज चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो पहले अगर 39 प्रोड्यूस हो रही थी तो अब 2 प्रोड्यूस होगी। तो पहले तो आपने ये चीज देखनी है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 39, क्योंकि आप 39 से 2 ला रहे हो। सो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 39.2 परसेंटेज। इसका आंसर आता है 5.10। तो 5.10% है 39.2 का 2। आप 39.2 से 2 पे ला रहे हो तो आप फर्ज करो अगर पहले 39.2 थी, अगर 39.2 थी तो उसको आप ला रहे हो 2 पे तो 100 थी, तो अब उसको ला रहे हो आप 5.10 की। तो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज हेयर। पहले अगर 100 थी अब 5.10 पे आ रही है तो 100 माइनस 5.10 वुड बी 94.9 94.89 to be exact percent is the amount of CO2 released per kg food। अच्छा, पार्ट बी में वो क्या कहता है, पार्ट 2 में कहता है एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन सम कंट्रीज चूज टू ईट अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली प्लांट्स। तो कुछ ममालिक के यहाँ पे सारे हैं वेजिटेरियंस। यूज द रिजल्ट इन द टेबल एंड योर साइंटिफिक नॉलेज टू एक्सप्लेन हाउ दिस चॉइस ऑफ डाइट में बेनिफिट द एनवायरमेंट। अगर तो वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं तो उससे माहौलियात पे क्या असर आएगा। नंबर एक चीज आप सारों के ज़हन में सबसे पहले आनी चाहिए कि आप प्लांट्स बढ़ा रहे हैं तो आप जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इन द, वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर नॉट अ लेबोरेटरी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी और CO2 डिक्रीज करेगी, क्योंकि प्लांट को लाइफ के लिए CO2 चाहिए और वो ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो उससे ऑक्सीजन जो है वो बढ़ेगी, CO2 डिक्रीज करेगी। CO2 डिक्रीज करेगी तो थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी होगी। ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी होगी तो जो टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग के उससे भी हम सारे बच जाएंगे। इसी तरह अब देखें प्लांट्स जो है वो एक चीज है, एनिमल एक चीज है। एनिमल्स जो हैं, जो हमारे पास हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स हैं, वो भी फीड करते हैं प्लांट्स पे। अगर हम एनिमल्स को ही रिमूव कर देंगे तो प्लांट्स को फीड करने वाले एनिमल्स बहुत थोड़े हो जाएंगे। उससे होगा क्या कि जो प्लांट्स पहले लेट्स सपोज अगर हम 50 एनिमल्स के लिए 100 प्लांट क्रॉप्स लगा रहे थे, तो अगर अभी 100 प्लांट क्रॉप्स हैं और एनिमल्स को हमने डिक्रीज कर दिया 20 पे, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाएगी। होगा क्या कि प्लांट्स जो हैं उनका एरिया ऑफ कल्टीवेशन जो है वो तो उतना ही रहेगा, बट एनिमल्स की वजह से अब एनिमल्स कम हो गए तो लैंड ऑफ कल्टीवेशन जो ज़राई जमीन है वो भी कम होगी। ज़राई जमीन कम होगी तो उससे ज़राई जमीन कम होगी तो उससे वो भी ढेर सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोवाइड मोर फूड पर यूनिट एरिया ऑफ ग्रोथ, मोर फूड पर यूनिट एरिया ऑफ ग्रोथ, कि एक एरिया में जहां पे वो ग्रो कर रहे थे उस ज्यादा फूड प्रोवाइड कर सकते हैं एनिमल्स इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। सो देयर इज अ डिक्रीज इन लैंड ऑफ कल्टीवेशन। अब आप CO2 डिक्रीज कर रहे हो, एनिमल्स डिक्रीज कर रहे हो। एनिमल्स क्या है, मीथेन गैस रिलीज करते हैं, मीथेन गैस कम प्रोड्यूस होगी तो थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज मीथेन इज आल्सो अ कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि CO2 कम होगी तो एसिडिक रेन्स थोड़ी होंगी तो उससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी इंक्रीज कर पाएगी। अच्छा जी, पार्ट 6 पे पहुंच गए हम। पार्ट 6 में भी सारे करने हैं। पार्ट 6, द डायग्राम शोज अ फूड वेब इन एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड। ठीक है, तो एक ग्रास लैंड है, उसका एक फूड वेब उसने शो की। ग्रास है, ग्रास के ऊपर 3 चीजें हैं, रैबिट डायरेक्टली हॉक है, तो ग्रास हॉपर हॉक है, लिजर्ड हॉक है, तो स्नेक हॉक है। ठीक, organisms in a food web can be classified into different trophic levels based on their feeding relationships। या इसने बता दिया कि भाई हम ट्रॉफिक लेवल्स पे किस बिना पर उसको डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली मुझे भी ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हर किसी को पता है। एक्सप्लेन द फीडिंग रिलेशन ऑफ द नेम्ड ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट
ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड वेब। ग्रास को खाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। सो ग्रास इज आवर प्रोड्यूसर। वो किस तरह प्रोड्यूसर है कि जनाब ये फोटोसिंथेसाइज करता है, इट फोटोसिंथेसाइजेस बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। सो दिस इज द इनिशिएटर ऑफ द फूड वेब। ग्रास इज आवर प्रोड्यूसर। उसके ऊपर ग्रास हॉपर, रैबिट और माउस तीनों उसके ऊपर फीड करते हैं। मीन्स दैट दे ऑल फीड ऑन हर्ब्स, दे आर हर्बीवोर्स। ये सारे हमारे पास हर्बीवोर्स हैं जो ग्रास पे फीड करते हैं। सो दे आर आवर प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स हियर। अच्छा, अब रैबिट जो है वो डायरेक्टली हॉक के पास जा रहा है, तो उसको 2 मिनट साइड पे करें। माउस जो है इज अ हर्बीवोर दैट इज फेड बाय अ स्नेक। अब माउस एक एनिमल है, सो स्नेक इज फीडिंग ऑन द माउस, तो इट इज अ कार्निवोर, इट इज अ कार्निवोर हियर and our secondary consumer here, secondary consumer here. Similarly is the case for the lizard. It is a carnivore and a secondary consumer because it feeds on the grasshopper. And then the snake and the lizard both, उन दोनों को फीड करता है हमारे पास हॉक। मेरे ख्याल चील कहते हैं हॉक को, और हॉक को कोई नहीं खाता। तो ये हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है और टॉप कार्निवोर है, और टॉप कार्निवोर है। सो दिस इज हाउ दिस होल गेम वर्क्स। और जो रैबिट है यहां पर, ये हर्बीवोर है, हर्बीवोर डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर से या टॉप कार्निवोर से। यहां पर मैंने नीचे बात लिख दी है। इन दिस फूड वेब, इस फूड वेब में क्या है, ग्रास इज द प्रोड्यूसर, ग्रास प्रोड्यूसर है विच प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स ही बनाएगा। ऑब्वियसली ग्रास हॉपर, माउस एंड रैबिट, ग्रास हॉपर, माउस एंड रैबिट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर हर्बीवोर्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट्स है, ग्रास है, उस पर फीड कर रहे हैं, तो उससे अपनी फीड एनर्जी लेते हैं, उससे अपनी मील लेते हैं। लिजर्ड जो है वो ग्रास हॉपर पे फीड करती है, स्नेक जो है माउस पे फीड करता है। Both behave as secondary consumers and primary carnivores, primary carnivores and consumer दोनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। और hawk जो है then it feeds on this lizard and the snake, so it is a top carnivore and the tertiary consumer here, tertiary consumer is a top carnivore and top predator, साथ में लिख दें आप tertiary कंज्यूमर तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 5 नंबर गारंटी है, 5 बेटा 5 पूरे। अच्छा जी, we move on part 6. Part 6 में क्या कहता है, डिस्क्राइब हाउ एनर्जी फ्लोज इनटू एंड थ्रू अ फूड वेब, एक्सप्लेन हाउ दिस विल डिटरमाइन द मास बायोमास ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट फूड लेवल। एनर्जी आती कैसी है, जाती कैसी, सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं। खैर, एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दिया, आती है सारी सन से, क्योंकि सन है, इसने प्रोवाइड करनी है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को यूज करना है क्लोरोफिल ने टू फोटोसिंथेसाइज। फोटोसिंथेसाइज से क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं इस प्लांट ने। वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएंगे इस ग्रास के अंदर, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ आइडियल चल रहा है। अब जो ग्रास है उसने भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करनी है, उसने भी कुछ ना कुछ काम करना है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसने मूवमेंट करनी है, इधर उधर जाना है। तो ये तो हम नहीं कह सकते जितनी एनर्जी वो लाइट एनर्जी से ले रहा है इतनी ही वो आगे चली जाएगी, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब क्या है कि वो इसलिए जरूरी नहीं है कि वहां पे एनर्जी लॉसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है। जब ग्रास से माउस की तरफ जाएगी तो अब माउस ने ग्रास का एक एक एटम पकड़ कर नहीं खाना, ये एक एक कार्बोहाइड्रेट पकड़ कर नहीं खाना, उसने थोड़ा बहुत फीड करना है, तो यहां पे भी एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा। माउस ने उससे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करनी है, वो मूव करता है। रैबिट ने भी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करनी है, मूव करता है। ग्रास हॉपर सिमिलरली ऑल विल शो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दे विल मूव, एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इट विल बी डिसिपेटेड टू द एनवायरनमेंट। इसकी वजह से भी एनर्जी लॉसेस देखने को मिलेंगे। एनर्जी का बायोमास से ये रिलेशन है कि अगर हम ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाएं और एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो बायोमास भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं चीजें बनाने के लिए।
जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास इतनी ढेर एनर्जी है कि वो अपने जैसे 100 बना लेगा, लेकिन जो हॉक है उसके पास कोई चीज पहुंच ही नहीं रही, तो हॉक हॉक ही रहेगा। ठीक है, इस तरह होता है सब कुछ। ज्यादा डिटेल मैंने नीचे लिखी है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इज यूनिडायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में, हॉक से वापस उसने ग्रास की तरफ नहीं आना, या हॉक से उसने इधर रैबिट की तरफ नहीं आना। ठीक है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज इन सिंगल डायरेक्शन। Sun is a primary source of energy for all ecosystems. Producers get solar energy, light energy, transform it into chemical energy by photosynthesis. Store energy in their tissues, also transform into mechanical and heat energy during their metabolic activities. हर किसी ने metabolic activities करनी होती, कौन नहीं करता। Herbivores feed on stored energy of producers, क्योंकि herbivore खाता है producer को, and utilize some of the energy ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। फिर उसके ऊपर कार्निवोर्स एक्ट करते हैं, तो कार्निवोर्स भी अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और कुछ एनर्जी लूज कर देते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा। सो ड्यू टू एनर्जी लॉसेस देयर इज सक्सेसिव डिक्रीज इन बायोमास गोइंग अप द ट्रॉफिक लेवल्स। दिस इज द मेन थिंग you had to state here, but because of the 5 नंबर का सवाल, you have to state the pure concept, the whole concept। खैर, इसके बाद 8वां है और फिर हमारे पास 9वां है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाते हैं, 7 पे जाते हैं। 7 में क्या है, द फोटोग्राफ शोज अ फ्रूट ऑफ द टोमेटो प्लांट, द फ्रूट हैज बीन कट इन हाफ टू शो द स्ट्रक्चर्स लेबल्ड P एंड Q। P क्या है हमारे पास, P इज प्योरली द फ्रूट हेयर एंड Q आर द सीड्स। ठीक है, फ्रूट किससे डेवलप होता है, अगला सवाल पूछा ही है। जो फ्रूट है दैट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ओवरी एंड सीड्स कम फ्रॉम द ओव्यूल। सो रिमेंबर दिस थिंग, इसको छोड़ें, सवाल को छोड़ें, मैंने बता दी क्या सवाल में वो पूछ रहे, ये चीज रट लें बेशक। ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड्स। अगली बार, अब इसका पिछले सब कुछ बहुत थोड़ा लेना देना है। सजेस्ट विद रेफरेंस टू अडैप्टेशंस शोन इन द फोटोग्राफ हाउ स्ट्रक्चर्स लेबल्ड Q आर डिस्पर्स्ड बाय द एनिमल्स। कि क्यों, मैंने बताया क्या है हमारे पास, सीड्स हैं। सीड्स को एनिमल किस तरह डिस्पर्स करते हैं, एनिमल्स तो सवाल ही नहीं कर सकते, एनिमल लाके फीड करना, उसको खा जाना ना, ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है। होना क्या है, दे आर इनक्लोज्ड इन जेली कोटिंग। उसने ये किसी वजह से ही लिखा है, वाई दे आर इनक्लोज्ड इन जेली कोटिंग। अगर वो जेली कोटिंग में ना होते तो उसने, जो एनिमल था, उसने उसको रेडिली ईट कर देना था। अब वो जेली कोटिंग में है, जब फिर एनिमल उसके ऊपर देख के अट्रैक्ट होता है, उसका जब सुर्ख रंग देखता है टमाटर का, उसको खाता है, आकर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, ड्यू टू जेली कोटिंग उसको कुछ भी नहीं होता। सीड उसी तरह ही रहता है, उसकी नेचर उसी तरह रहती है, उसकी नेचर चेंज नहीं होती। वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पास होके उसके एक्सक्रीटा में से निकल जाता है टू द एनवायरनमेंट, और उसके साथ कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो सीड है, उसकी सीड है, इट कैन स्टिल जर्मिनेट, उसको वो खाता कोई नहीं है वहां पे। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एंडोजुकारी। एंडोजुकारी का नाम इसका याद रख लें, एंडोजुकारी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, पानी पी आए। अच्छा, एनिमल्स जो है, दे फीड ऑन द टोमेटोज टू गेट देयर डाइट। जाहिर बात है, उनको अपने जाने के लिए डाइट तो चाहिए वहां पे। ठीक है, बट द पार्ट पी क्या है, सीड है। एक सेकेंड, पार्ट क्यू कहना था यहाँ पे, पार्ट क्यू, सॉरी मैंने गलत लिखा है, गलत गलत गलत। पार्ट क्यू सीड है, यहाँ पे क्यू लिखा है, पार्ट क्यू इज, बट द पार्ट क्यू इज डाइजेस्टेड, इज अनडाइजेस्टेड बाय देयर गट। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, अनडाइजेस्टेड by their gut and the part Q moves out undigested. This is called endozucari. The red color tomato attracts the animals and animals feed on them. The jelly coat and adaptation of the seed वो इतना strong है that doesn't allow the seed to be digested even by the strong enzymes in its in the stomachs of the animal. The seed gets ejected from the animal's gut and reaches a different place. तो ये तो वो बात थी कि वो डिस्पर्स किस तरह होते हैं। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको साथ लेकर ही जाएगा, ये तो नहीं कि उसने अभी खाया उसने 10 मिनट बाद एक्सक्रीट कर दी, इस तरह नहीं होता। अच्छा, अगले पार्ट में इसी से रिलेटेड है, आउटलाइन एडवांटेजेस टू द टोमेटो प्लांट स्पीशीज ऑफ क्यू बीइंग डिस्पर्स्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं, फायदे कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं यहां पर। ठीक है,
अच्छा, एक जगह से हम उसको दूसरी जगह पे ले गए। एक चीज आपके जहन में सबसे पहले आनी चाहिए, ऊपर सवालों को छोड़ें। आपने दो बंदे थे, एक शहर में रहते थे, ठीक है, दे लिव्ड इन टोरंटो, ठीक है, और उन्होंने अब जाना था हमारे पास सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को की आबादी थी कोई नहीं, हम भी टमाटर की मिसाल ले रहे हैं। तो जब दो में से एक जाएगा सैन फ्रांसिस्को में तो वहां की आबादी एक हो जाएगी, और यहाँ पे उसने उससे गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं करनी, टोमेटो है तो लेट्स सपोज उसको 4 करा लेना ताकि गैमीट वाली बात करनी, बट 4 और 2, जब 2 सैन फ्रांसिस्को में जाएंगे तो उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाते जाना है। तो नंबर 1 चीज तो ये है कि पॉपुलेशन टमाटर की बढ़ेगी, टमाटर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब वो एक नए एनवायरनमेंट में जाएंगे, अगर तो हम पहले प्लांट को एक ही खेती में बार बार लगा रहे हैं, प्लांट को एक ही खेती में बार बार लगा रहे हैं, क्रॉप में, जमीन में बार बार लगा रहे हैं, तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है। आप उसको एक न्यू एनवायरनमेंट में लेकर जाओगे तो वहां पर उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो सूटेबल इनफ है कि वो सही तरीके से ग्रो कर पाए, टोमेटो की स्पीशीज सही तरीके से ग्रो कर पाए। उसके बाद क्या है कि वहां पे नए इलाके में कंपटीशन कोई नहीं है। यहाँ पे अगर 4 टमाटर है ना, और यहाँ पे 2 टमाटर और ले आऊं, ठीक है, किसी और नस्ल के, किसी और कंपनी के, किसी और मुल्क के, तो इन्होंने सिर्फ झगड़ा करना है। लेकिन अगर नए देश में ये 2 चले जाए, यहाँ पे है कोई नहीं, तो इन्होंने कोई झगड़ा नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन कोई नहीं है, रिड्यूस्ड कंपटीशन है, तो इजी सर्वाइवल होगा वहां पे। तो ये सारी बातें हैं। नंबर 1 चीज मैंने वही कही, कॉलोनाइजेशन इज ऑफ द टोमेटो at a new place starts due to which its population increase, उसकी population बढ़ेगी। There is more chance of survival of the tomatoes because they are new to environment that is totally healthy to them, उसके अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं जो उसको मसला कर पाए। It promotes genetic diversity as adaptation are made in the tomato moving to a new environment। अच्छा, अब जब ये 2 बंदे एक नए एनवायरनमेंट में गए, लेट्स सपोज ये जापान के टोक्यो से आए और ये पहुंचे सैन फ्रांसिस्को में, तो वहां पे ये अडेप्टेशंस करेंगे, म्यूटेशंस करेंगे, ताकि वो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से अडेप्ट कर पाए। तो उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो टोक्यो में रहेंगे वो तो टोक्यो में ही रहेंगे, उनकी नस्ल उसी तरह रहेगी, लेकिन जो सैन फ्रांसिस्को में आए थे उनके जो बच्चे हैं वो फिर सैन फ्रांसिस्को हो जाएंगे, वो फिर टोक्यो के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो टोक्यो के साथ एसएफ के साथ अडेप्ट कर गए। ये चीज समझने की जरूरत है, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ आती है। It promotes genetic diversity as adaptations are made in the tomato moving to a new environment, obviously, and seeds deposited in a new location face reduced competition from other plants, increasing chances of successful germination due to scarification and सीड ट्रीटमेंट। अच्छा, जब वो एंडोसुकारी का प्रोसेस होता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो सीड को स्कैरिफाई कर देते हैं, मेकिंग इट मोर परमेबल टू वाटर एंड इंक्रीज द चांस ऑफ जर्मिनेशन। सिमिलरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं, वो सीड की डॉर्मेंसी जो है, जब वो ग्रो नहीं करता, जब फर्टिलाइज नहीं करता, सीड जब जर्मिनेट नहीं करता, फर्टिलाइज गलत बोल रहा हूं, जब जर्मिनेट नहीं करता तो सीड्स को ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि वो जर्मिनेट कर दें, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू द गट ऑफ द एनिमल। So these are all the things which definitely have to be written here। और इसे जीन फ्लो भी में देखने को मिलता है। तो बस यही सब कुछ चीजें हैं। खैर, पार्ट 8 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 9 है। अगले दोनों सवाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द गैस एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द लीफ ऑफ अ प्लांट एंड द एयर इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड। चलो जी ऊपर चलो। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, आजा 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 आजा। अच्छा जी, ये एक लीफ है और इसमें गैसियस एक्सचेंज की बात करें। डायग्राम से कोई खोल लेना देना कोई नहीं था डायग्राम से वैसे। अच्छा, है क्या कि दिन टाइम आपको पता है फोटोसिंथेसिस भी होनी है, सुनते जाएं, दिन टाइम फोटोसिंथेसिस भी होनी है और दिन टाइम भी हमारे पास रिस्पायरेशन भी होनी है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों को देखने को मिलेगी, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या है कि जी CO2 बन रही है और फोटोसिंथेसिस में क्या है, ऑक्सीजन बन रही है। ये यूटिलाइज कर लेगा, ये यूटिलाइज कर लेगा, दोनों की अमाउंट नलीफाई हो जाएगी, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। होना तो ये चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनका दिन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना पाए, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाए में। इसका वजह क्या है कि दिन टाइम उनको जो CO2 की मात्रा चाहिए
एटमॉस्फेयर से वो बढ़ जाती है, और वो जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे वो भी प्रेजेंट होगी, इट वुड स्टिल बी प्रेजेंट, दे वुड बी रिलीजिंग ऑक्सीजन हियर एज वेल। तो डेन टाइम उसने मूविंग का चक्कर नहीं किया, उसने पता होता क्या है कि कैसे एक्सचेंज होता था। देन टाइम तो स्टोमेटा से CO2 अंदर आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, ठीक है। स्टोमेटा मैंने दिखाया आपको, ये है जी ना स्टोमेटा, हमारे पास ओपनिंग है, ठीक है, गार्ड सेल्स के दरमियान। रात के वक्त क्या है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस तो है नहीं, देयर इज ओनली ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस तो है नहीं, तो रिस्पायरेशन टेक प्लेस कर रही है। रिस्पायरेशन के लिए क्या है, ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ऑक्सीजन जो है वो मूव इन करेगी, और CO2 रिस्पायरेशन की वजह से बाहर मूव करेगा, क्योंकि CO2 का गेन लेना देना नहीं है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और बस यही चीजें हैं। और कितना गंद मत आज पेपर पे। अच्छा जी, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन साइड बाय साइड, दोनों काम साथ साथ होने, तो यहां पे मैंने लिखना था कि इक्विलिब्रियम शुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम should have been established, ठीक है, ये मैंने लिखना था, लिखा कोई नहीं। अच्छा, बट टिपिकली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट प्लांट्स इज ग्रेटर, क्योंकि दिन टाइम वो क्या कहते हैं कि हमें तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। इक्विलिब्रियम बिटवीन CO2 एंड O2 हैज टू बी आर्ट, तो उसको चेंज करना चाहिए। CO2 एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा, लिखना भूल गया, थ्रू स्टोमेटा। चलो जी, रात की बात करते हैं। तो रात में क्या है, ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, क्योंकि उन्होंने करनी होती है रिस्पायरेशन एंड रिलीज CO2, क्योंकि CO2 यहाँ पे है एक वेस्ट प्रोडक्ट, उसको चाहिए ही कोई नहीं, तो वो क्यों रखेगा अपने पास ना। और हाँ, यहाँ पे हम लिखने बात बताना भूल गए वाटर वेपर्स की, इसके बारे में भी जिक्र करना। वाटर वेपर्स क्या है कि दिन टाइम तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की जो इक्वेशन है ना, उसके बाई प्रोडक्ट्स और उसके रिएक्टेंट्स के नाम को अच्छी तरह रट्टे होने चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट में क्या है, वाटर है, ठीक है। CO2 के रिएक्टेंट्स में क्या है, हमारे पास वाटर है। रात टाइम जब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, तो जो प्लांट वाटर बाहर से एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। यहां पे ये नहीं लिखना कि वाटर बाहर से अंदर आता है, कभी भी नहीं होता। जाइलम से वाटर हमेशा अंदर चढ़ते हैं, गैस की तरह नहीं है। यहाँ पे आप लोग कन्फर्म बात है, आप में से कुछ बच्चे गलती कर जाएंगे, मुझे लगता है गलती कर जाएंगे कि वो जनाब पानी बाहर से अंदर आएगा, ऐसा नहीं होता। जब उसको फोटोसिंथेसिस करनी ही नहीं है तो जाइलम में से पानी चढ़ेगा ही नहीं, तो रिस्पायरेशन में चूंकि फिर वहां पे देखिए जाइलम से तो पानी चढ़ना नहीं है, तो पानी बनना है ड्यू टू रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन से जो वाटर लॉस होना है वही वाटर लॉस होना है, और वो वाटर लॉस बहुत ज्यादा थोड़ा होगा, इट इज मिनिमल ड्यूरिंग द नाइट। जिसने मेरी आज की वीडियो देख ली उसके सामने सारे चैप्टर्स कवर हो गए, मुझे तो ये लगता है। अच्छा जी, अच्छा अब क्या है कि ठीक है, आउटलाइन द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ लीफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है, ठीक है। ये डायग्राम अब इस्तेमाल करनी पड़नी है हमें यहाँ पे। अच्छा जी, यहां पे हमने उसने बनाया को नहीं, तो ये था जाइलम में से क्या है कि जी वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। जाइलम में से वाटर ने मूव करना है, वाटर वेपर्स ने जाना है मेसोफिल सेल के अंदर, मेसोसेल के अंदर उन्होंने करनी है फोटोसिंथेसाइज करना है, तो जो एडिशनल वाटर होगा H2O वो रिलीज करेगा, और वो जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं उसकी वॉल्स पे वो सारा वाटर जो है वो आके वाटर की एक फिल्म बना देगा वहां पे, इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ वाटर फिल्म ऑन इट। वाटर फिल्म बनाने की वजह से क्या है कि वहां पे इवेपोरेशन होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्लियरली आप देखिए सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है मेसोफिल सेल्स का, तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो सेल इवेपोरेट करेगा और वाटर इवेपोरेट करेगा, वो इंट्रासेलुलर स्पेसेस के थ्रू वाटर मूव करेगा और वो आके हिट करेगा हमारे पास गार्ड सेल्स के ऊपर। गार्ड सेल्स जो है जब वाटर होता है तो गार्ड सेल्स हो जाते हैं बीन शेप में, वो बीन शेप में हो जाते हैं। बीन शेप में होने की वजह से क्या, जो स्टोमा है हमारे पास, स्टोमा जो है वो हो जाएगा ओपन और वाटर जो है वो मूव कर जाएगा आउट। और यही बात मैंने नीचे भी लिखी है, दोबारा पढ़ लेते हैं। देखें, वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम इनटू द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। यहां मैं फोटोसिंथेसिस वाला बात करना भूल गया।
तो जो एडिशनल वाटर होगा, जो मेसोफिल सेल्स है, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द वाटर, वाटर कम्स आउट ऑफ मेसोफिल, एडिशनल वाटर, यहाँ पे आपने हर बात जरूर लिखनी है, additional water comes out of mesophyll and makes a water film on the cell walls of the mesophyll. ठीक है, water evaporates into the air spaces, the intracellular spaces, water then diffuses from air to the guard cells, which become like two beans and stoma between them opens. यहाँ पे जो मूवमेंट की जो बेसिस है वो सारी डिफ्यूजन है, ठीक है, वाटर इज मूविंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, ये बात याद रखें, अगर बाय ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन बहुत थोड़ी होगी, वाटर इज डिफ्यूजिंग ऑब्वियसली। तो डिफ्यूजन यहाँ पे हमने लिखना है कि भाई मेसोफिल सेल से डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा, वहां पे डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा, वाटर देन डिफ्यूज फ्रॉम द एयर टू द गार्ड सेल्स व्हिच देन बिकम लाइक टू बीन्स एंड स्टोमा बिटवीन देम ओपन्स। ठीक है, अच्छा जी, ओके। पार्ट 9 ऊपर किसी सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड्स का क्या स्कोप है? अच्छा, इंसेक्टिसाइड जो है इकोनॉमिकली तो बहुत फायदा पहुंचा देती हैं किसानों को, अगर तो वो कम रेट्स पर अवेलेबल हो। वो क्यों? दे इंप्रूव द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। अगर तो खेत को, जो खेती है हमारे पास, जो सब्जा है, उसको कीड़े कम लगेंगे, उसकी ग्रोथ सही होगी, तो उसकी जो यील्ड है ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। उससे क्या है कि क्वालिटी ऑफ फूड्स और क्रॉप्स वो इंक्रीज करेगी, तो जो फार्मर है, जो मजदूर है, उसको, जो किसान है, उसको फायदा होगा। और फायदा क्या होगा? इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, ना सिर्फ उसका होगा, बाकी पूरी की पूरी मार्केट को होगा, पूरी इकोनॉमी, पूरे मुल्क को उसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मुल्क ने एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी हुई है। और उससे क्या है कि अगर आपने इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करे हैं तो जो प्लांट डिजीजेज हैं वो वहां पे खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि आपने इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किए हैं। ये तो सारे थे एडवांटेज। अब आईने का दूसरा महर देखना है हमने, आईने का दूसरी तरफ देखना है। तो अच्छा, आज ना मेरे दोस्त का भी मैसेज आया, फाइनल कौन कौन देख रहा है? कोविन 22 मिलर ने और जो दूसरे ने छक्के मारे हैं। मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच है आज, बड़े फाइनल है वर्ल्ड कप 24 का। तो देखते हैं मैच भी, बस वीडियो 5 मिनट की रह गई, फिर एंजॉय द लाइफ करते हैं, आप भी करिएगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, दे कैन कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंसेक्टिसाइड से हो सकती है। उससे अब सवाल आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्यों होती है? क्योंकि वो सॉइल, वाटर और एयर को कंटेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, उससे जो अच्छे इंसेक्ट्स भी तो है ना, देखें अब वहाँ पे बीज हैं, वहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, वो उनको नुकसान हो गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, उससे क्या कि वो फूड चेन में, उससे क्या है कि फूड चेन जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो ऑब्वियसली है। और अगले सारे जितने इसके जवाब हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं। दे आर हार्म टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका बटरफ्लाई से कोई ताल्लुक नहीं है। बटरफ्लाई जो कुछ नहीं कहेगी, वो अगर उस इंसेक्टिसाइड को खा बैठेगी तो वो तो मर जाएगी, और मर जाएगी तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। अच्छा, ये सबसे सीरियस इसका इशू है। ठीक है, जो आजकल हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देखने को भी मिल रहा है कि जब ट्रीटेड फूड से क्या मुराद है? वो फूड जिसकी पेस्ट के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल हो चुके हैं, दे कैन कॉज सीरियस डिजीजेस इन ह्यूमन, जिनमें से कैंसर भी एक बड़ी वजह है। कैंसर वजह है, या और भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट्स देखने को हमें मिल सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, और कॉजेज पेस्ट रेजिस्टेंस एंड रिड्यूसेस एफिकेसी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। एक ही खाद को आप बार बार इस्तेमाल करते हो ना, तो जो क्रॉप है वो उसकी लत लग जाती है, इट बिकम्स अडेप्टेड टू इट, वो उसके खिलाफ पेस्ट रेजिस्टेंस कर सकती है। जैसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, तो उससे इंसेक्टिसाइड जो है उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, और फिर कॉस्ट जो है उसका कोई नहीं फायदा हो सकता। ठीक है, पार्ट बी में आते हैं। तो ये हमने कहा लिया 5 नंबर का सवाल पूरे मिल जाएंगे, 2 वो 3 वो लिख लिए, 3 ये लिख लिए। पार्ट बी में क्या कहता है? डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड टू कंट्रोल द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द ऑफ मलेरिया अदर देन द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड के अलावा कोई और मसला बताओ, तो कोई और हल बताओ। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ईच कंट्रोल मेथड ऑन द वेक्टर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बेहतर मैं यहाँ पे लिखे, मैं पहले वही बता रहा हूँ। यूज ऑफ नेट्स, फुल क्लोथेस, यूज ऑफ नेट्स एंड फुल क्लोथेस। आप जहां पे आके अपने आपको मच्छर ने काटना है ना, अगर उसके
एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ही कम कर दोगे, ठीक है, तो सरफेस एरिया ही कम कर दोगे, तो सरफेस एरिया के ऊपर वो कहाँ रिएक्शन करेगा आके, ठीक है, उसने कोई मसला नहीं करना वहां पे। पूरे कपड़े पहने होंगे तो चेहरा हाथ रह गया आपका, ठीक है, नेट लगा ले तो कहीं भी नहीं आ पाएगा, तो उससे जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं ऑफ द मॉस्किटो दे विल बी डेफिनेटली बी रिड्यूस्ड। अगला सबसे बेहतरीन तरीका है, स्पिलिंग ऑयल ऑन वाटर विल किल मोस्ट ऑफ मॉस्किटोज एंड विल प्रिवेंट लेइंग ऑफ एग्स। जब आप वाटर को, अब जितने भी मॉस्किटोज होते हैं ना, वो उन्होंने अपना हैबिटेट, अपना जो घर होता है ना, उन्होंने खड़े पानी के ऊपर बनाया होता है, खड़े पानी के ऊपर। खड़े पानी के ऊपर आप ऑयल गिरा दोगे तो उससे उनका हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां पे अंडे ही नहीं देंगे, लार्वी नहीं ग्रो करेगा, अंडे बच्चे होंगे ही कोई नहीं, ठीक है, प्लांट वो मॉस्किटो से मूव ही नहीं कर पाएगा वहां से बाहर, ठीक है ना, क्योंकि आपने उसका हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, अगली भी चीज क्या है कि डिक्रीज, हाँ, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, डिक्रीज स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, कि जो खड़ा पानी है, खड़ा पानी, उसको कम कर दो, ठीक है, कि पानी को हमेशा मूवमेंट में रखो। उसकी वजह से क्या है कि खरे पानी के अंदर जो मलेरियल एनोफेलिस है हमारे पास, जो वेक्टर है हमारे पास मलेरिया का, उसको जगह ही नहीं मिलेगी वहां पे ब्रीड करने की, जगह ही नहीं मिलेगी अंडे देने की, जगह ही नहीं मिलेगी वहां पे अपनी क्या नाम है, अपना क्याम करने की, तो वो उससे भी मलेरिया की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इंट्रोड्यूस नेचुरल प्रेडेटर्स लाइक मॉस्किटो ईटिंग फिश सो दैट लाइक डिक्रीज द मॉस्किटोज। आप किसी भी हैबिटेट के अंदर, जैसे हम खड़े पानी की बात करें, वहां पे आप कोई भी ऐसा प्रीडेटर जो मॉस्किटो को ईट करता है वो इंट्रोड्यूस करा दो, कि उससे क्या वो मॉस्किटो को खा जाएंगे और मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी, तो मलेरिया की जो स्प्रेडिंग के चांसेस हैं वो भी डिक्रीज कर देंगे। लास्ट एंड आल्सो द लीस्ट, रिलीज irradiated males so competition increases and the number of mating decrease। वो जो मेल्स हैं वो मेल्स जो सिर्फ सेक्स के लिए करते हैं, जिनसे वो मतलब मेल्स, इंसान की बात तो नहीं कर रहे, वो मेल्स जो सिर्फ सेक्स करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उनको कहते हैं स्टीराइल मेल्स, ठीक है। तो उनको अगर आप रिलीज कर दोगे किसी भी हैबिटेट के अंदर, तो वो कंपीट करेंगे मेटिंग के लिए, मेटिंग के लिए कंपीट करेंगे, तो जो दूसरे हैं ना, जो तो जेन्युइन है, जो जिनसे मतलब ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिल सकते हैं मलेरिया के, उनके दौरान कंपटीशन होगा, तो जो नंबर ऑफ सक्सेसफुल मेटिंग्स हैं जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है, वो तो हो ही नहीं पाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जिससे भी मलेरिया का नंबर कर जाएगा डिक्रीज, और इसी से हमारा पेपर भी कर जाएगा सीज। So that's all to our today's video. Make sure to like, subscribe. Thank you all. Love you. Cha cha. Goodbye. Allah Hafiz.